हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, इस वीडियो में जो आपके पेपर में सेक्शन ए होती है जिसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी 2024-25 में पेपर हुआ था, 2024-25 सेशन जो था उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका सेट एक्स को हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट एक्स, ठीक है। तो सबसे रिसेंट वाला पेपर है रेगुलर में। अभी 2025 में प्राइवेट का भी हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं जो अभी रेगुलर एग्ज़ाम हुआ था 2024-25 सेशन का, उसका सेट एक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आया था वो क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स 4 3 -2 इज इक्वल टू 0, then x is equal to इक्वल टू। तो पहला ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स हमारे पास 6, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास -6, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स -4। तो हम इसको करते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, 0, तो x की वैल्यू बतानी है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट। x इंटू -2 आएगा -2x और 3 4 जार कितने हो गए 12 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज -2x इज इक्वल टू +12। तो x की वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय -2, 2 6 जार 12, मतलब -6। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या करा बेटा, 2x2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट थी, क्रॉस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो -2x -12 इज इक्वल टू 0, 12 उधर गया, -2 से डिवाइड किया, सो -6 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कामा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डैश डैश डैश। तो देखो, आपके पास एक थ्योरम होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो दोनों डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। सो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ ऑर्डर नहीं दिया है। अगर मान लो ये 3x3 ऑर्डर का होगा तो यहाँ हम I3 लेंगे, 2x2 ऑर्डर का होगा तो I2 लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, डेरिवेटिव ऑफ e raised to power log of 10x with respect to x is,
पहला ऑप्शन है cot x, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास tan x, इसके बाद है secant स्क्वायर x, और उसके बाद है कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर log ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन एक दूसरे के उलट होते हैं, तो वो खुद को कैंसिल करते हैं। तो e और log जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो वहाँ बचेगा खाली tan x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x आप सबको पता है होता है सीकेंट स्क्वायर x। सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर सीकेंट स्क्वायर x, क्योंकि e और log कैंसिल हो गया तो tan का डेरिवेटिव होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर x। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log of log x, log of log x with respect to x is, पहला ऑप्शन है 1/x log x, दूसरा ऑप्शन है 1/log x, और तीसरा ऑप्शन है 1/x, और चौथा ऑप्शन है माइनस ऑफ 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव करना है हमने। तो कैसे करते हैं log x का डेरिवेटिव, log x, x की जगह log x है ना, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो सबसे पहले आएगा 1/log x, उसके बाद जो log होता है उसका और डेरिवेटिव, तो उसका आएगा 1/x। तो 1/x log x करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, पहले log x ये x मान लो, उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x मतलब 1/log x, और फिर log के साथ जो दूसरा log x है उसका मल्टीप्लाई में लिखना है आपने 1/x, तो 1/x log x आएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द फंक्शन f of x is equal to mod x upon x, comma x is not equal to 0, 0 अगर x की वैल्यू 0 है, is discontinuous at x is equal to 0। ट्रू है या फॉल्स है। तो बोला है कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस होता है 0 पे। देखिए इस फंक्शन में क्या है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो उस समय है वैल्यू mod x/x, और x की वैल्यू 0 है तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। बोलता है 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल देखिए 0 पे एक्चुअली इस फंक्शन की लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर आप लेस देन 0 वैल्यू डालोगे इसमें, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी लिमिट निकलती है -1, और ग्रेटर देन 0 डालोगे तो 1 निकलती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। मॉड x की वैल्यू x होती है ना, अगर x 0 से बड़ा होगा, नॉट इक्वल टू 0 में ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होता है, जो कि सॉल्व करके आएगा 1, कब, अगर x 0 से बड़ा है। मॉड x माइनस x होता है, जो कि सॉल्व करके -1 आएगा अगर x की वैल्यू है लेस देन 0, और इसकी वैल्यू 0 है अगर x है हमारे पास 0। अब देखो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे
वहां पर हमें क्या देखना होता है कि अगर x 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 आएगी। राइट हैंड लिमिट में देखना होता है अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ बराबर ही नहीं है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x 0 से कम है तब फंक्शन की वैल्यू -1 है, -1 कांस्टेंट है तो लिमिट यही आएगी। फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट मतलब जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब क्या वैल्यू आएगी, राइट हैंड लिमिट 1 आएगी, क्योंकि 0 से ज़्यादा के केस में फंक्शन की वैल्यू 1 है ना। ये मैंने इस फंक्शन को सॉल्व करा, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जब x की वैल्यू 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है। तो ग्रेटर देन 0 में मॉड x x होगा ना, तो x बाई x 1 बन गया। लेस देन 0 में मॉड x माइनस x होगा तो माइनस x बाई x माइनस 1 हो गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आई -1, राइट हैंड लिमिट 1 आई। तो 0 पे तो यहाँ पे इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जब 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिट तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, ट्रू है यहाँ पे ये स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो फिर फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज, जो साइन एक्स फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए है 1, बी है -1, सी है हमारे पास 2 और डी है -2। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की 1 होती है, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके बराबर होता है। तो पहला है हमारे पास log ऑफ cos x प्लस सी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास log ऑफ sec x प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है log ऑफ sin x प्लस सी। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, log ऑफ cosec x, log ऑफ cosec x प्लस सी, कोसेक है। तो देखो टेन की दो इंटीग्रेशन होती है, एक होती है हमारे पास log ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी, नहीं log ऑफ sec x प्लस सी, और दूसरा होता है माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। सो log ऑफ sec x प्लस सी जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, टेन की दो इंटीग्रेशंस होती हैं, एक होता है टेन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, एक होती है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, या अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है log ऑफ sec x प्लस सी। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ता है, ठीक है, अलग से। इसको अगर आपको देखना है तो मेरे इंटीग्रेशन के लेक्चर्स को देखिए, ठीक है, ये कैसे आता है, इसको अलग से सब्स्टिट्यूशन करके निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है टू लाइंस आर पैरेलल, if their direction ratios are, if their direction ratios are डैश डैश डैश। तो दो लाइनें जो हैं ये हमारे पास पैरेलल कब होती हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोपोर्शनल में आप सेम भी ले सकते हो। ठीक है, तो टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ आई केप ऑन जे केप इज 0। प्रोजेक्शन ऑफ आई केप ऑन जे केप इज 0, ट्रू है या फॉल्स है। तो वो देखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आई केप डॉट जे केप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड। आई केप डॉट जे केप, आई केप डॉट जे केप कितना होता है आपको पता है। ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, तो आई केप डॉट जे केप 0 आएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। सॉरी स्टूडेंट्स, सो ये ट्रू है। ये 0 क्यों आया? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो इनके बीच का एंगल 90 होता है, कॉस 90 0 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, डिफाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज होती हैं फंक्शन की, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए आप समरी चेक करिए। समरी ऑफ ये हमारे पास चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है हमारे पास द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर नोन एज व्हाट, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। एग्जैक्ट अगर आपको देखना है तो समरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर को आप चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि जो भी क्वेश्चंस हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारे पास जो है ये आपके नॉलेज को चेक करा जाता है। पूरी बुक में इनको करने का क्या तरीका है, देखिए पूरी बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप चाहिए, ये क्वेश्चंस खुद ब खुद आपसे निकलेंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी जो 2025 में जो प्राइवेट वालों का जो पेपर हुआ है वो हम करते हैं। 2025 में जो प्राइवेट का जो अभी पेपर हुआ ना, ये भी रिसेंट में ही जो पेपर हुआ है प्राइवेट वालों का, उसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका सीरीज एक्जैक्टली मुझे पता नहीं है। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट क्वेश्चन इसके अंदर काफी अच्छे हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, such that a square is equal to a, then I plus a का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है a, दूसरा ऑप्शन है i माइनस a, तीसरा ऑप्शन है i, और चौथा ऑप्शन है 3a। तो देखो बेटा यहाँ पे हम करते हैं इसको, आपको बताया है ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, i प्लस ए का क्यूब माइनस 7a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब खोलो, आएगा ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 7a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बारी मल्टीप्लाई करो वो सेम आता है। यहाँ पे फिर से थ्राइस ऑफ आई स्क्वायर आई होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर ए के बराबर है, ए क्यूब को आप लिखिए ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को करोगे तो वही आएगा,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को करोगे वही आएगा। ए स्क्वायर आई के बराबर है, ए स्क्वायर ए के बराबर है। सो यहाँ पे ए इंटू ए आ गया -7a, ये बना i + 6a, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फिर से आप यूज़ करोगे a, तो i + 6a + ए स्क्वायर a के बराबर है। ये आएगा i + 7a - 7a, 7a कैंसिल हो गया। सो हमारा आंसर आएगा C, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यहाँ पे आप a + b का होल क्यूब खोलोगे, a³ 3a² b + 3ab² + b³, फिर i² i होता है, i³ i होता है। यहाँ a² a दिया है हमें क्वेश्चन में, a³ को तोड़ के लिखो a² × a। आइडेंटिटी से किसी को करोगे वही मैट्रिक्स आती है। a² को फिर a लिखो क्योंकि a² a के बराबर है, तो a फिर से a² बनेगा, a² फिर से a हो गया। सो इस तरह से i आ गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से इनको थोड़े डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्टिव्स आए हैं क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि इनको आसान आने चाहिए थे। लेट A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, that A is an invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to, पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ A, दूसरा ऑप्शन है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। तो A कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, तो A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बताना है क्या है। इन्वर्टिबल होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो A का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता है किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से ज़रब देते हैं तो आइडेंटिटी आता है ना, इसमें डिटर्मिनेंट दोनों तरफ से अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट A डॉट B की प्रॉपर्टी लगा हुआ होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, सो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A भी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ I कितना होता है 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx by dy plus p1x is equal to 0, 0 not 0 q1 is, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड टाइप होती है, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास y, फिर दिखा है e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q1 इंटू e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy इंटू dy होल में, ठीक है, प्लस c, ठीक है। बी सी डी ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या सही है। बी ऑप्शन देखो क्या दिया है। बी ऑप्शन दिया हुआ है बेटा
y into e raised to power integration of p1 dx is equal to integration of q1 e raised to power integration of p1 dx whole into dx plus c ऑप्शन दिया है x into e raised to power integration of p1 dy is equal to integration of q1 into e raised to power integration of p1 dy into dy प्लस c और जो लास्ट ऑप्शन है d वो दिया है x into e raised to power p1 dx is equal to integration of q1 e raised to power integration of p1 dx into dx प्लस c। तो देखो आपकी ये दूसरी वाली फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है ना, उस समय सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू डी वाई प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई रेज़्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये हमारे पास दूसरी फॉर्म है, तो तब सोल्यूशन होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले दो है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई होता है कि पी डी एक्स होता है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली। यहाँ p और q जो है ये फंक्शंस ऑफ y होंगे, तो y के रिस्पेक्ट में ही होगा। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एक्चुअली फार्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे होता है ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से ई रेज्ड पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पी वाई में होगा ना तो इंटीग्रेशन भी वाई के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। पी डी ये वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला दिया ई रेज्ड पावर पी डी एक्स, ये तो फर्स्ट फॉर्म का होता है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में p और q फंक्शंस ऑफ x होते हैं ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप सेकंड फॉर्म का सोल्यूशन याद करें। फर्स्ट फॉर्म का सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहाँ होता है पी डी एक्स। तो यहाँ आएगा सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ आएगा ई रेज टू पावर पी डी वाई। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं इनको। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स is continuous at पहला है 4, दूसरा है -2, तीसरा है 1 और चौथा है 1.5। सो 1.5 पे ये कंटिन्यूस होगा। क्यों, यहाँ पे लिख के देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस होता है इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, मतलब फॉर z इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर पे अगर आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करोगे तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। लेकिन ये हमारे पास जो है कंटिन्यूअस होता है फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए। फ्रैक्शनल वैल्यूज मतलब रैशनल नंबर्स के लिए। जैसे मतलब यहाँ पे 1.5 का ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। मतलब रेशनल नंबर बोल सकते हो इसको, ये 3/2 है ना। सो हमारे पास रैशनल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये सारे ही इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस निकलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे आप 5 ले लो, 5 पे
5 ले लो या यहाँ 4 ही ले लो। 4 पे आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो लेफ्ट हैंड में 4 से कम वैल्यू देनी पड़ेगी, 3.99, 3.9, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है। और राइट हैंड लिमिट निकालते समय 4 से ज़्यादा देनी पड़ेगी, 4.01, 4.001, वहाँ पे उनकी वैल्यू आएगी 4। सो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई, राइट हैंड लिमिट 4 आई, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन जब आप 1.5 पे जाओगे, 1.5 से थोड़ा कम कर दो, जैसे 1.4, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा। थोड़ा बढ़ा दो 1.6, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आएगी हमारे पास 1, और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1.5 पे भी 1 ही आएगी। सो इसीलिए ये जो रैशनल वैल्यूज होती हैं वहाँ पे ये कंटिन्यूअस होता है, बट इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax plus 1 if x is greater or equal to 1, x plus 2 if x is less than 1 is continuous, then a should be equal to आगे है डैश डैश डैश। बोलता है कि अगर ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है तो ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस है, तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी। पहले ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट एक्स गोज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो ए से कम नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोला है, हम 1 पे निकालते हैं क्योंकि यहाँ रेफरेंस पॉइंट 1 है। हमें ए की वैल्यू बतानी है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, हम 1 पे चेक करेंगे क्योंकि यहाँ रेफरेंस तो 1 का ही है। तो 1 से कम फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, ठीक है। तो 1 से कम आप इसको क्या पुट करोगे, x को 1 माइनस एच प्लस 2, ठीक है। अब आप इसको क्या करिए, h0 डाल दो इसमें, तो 1 प्लस 2, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी 3। फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो 1 पॉजिटिव, एक से ज़्यादा के केस में फंक्शन की वैल्यू है ए एक्स प्लस 1, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस एच। अब यहाँ पर एच अगर 0 डालोगे तो ए प्लस 1 आ जाएगा। फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होती है और वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर भी होती है, लेकिन हमारा काम इसी दो से हो जाएगा, इन्हीं दो से हो जाएगा। ए की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 कितनी, 2। सो ए यहाँ पे कितना निकलेगा, ए शुड बी इक्वल टू 2। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2। देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो मैंने रेफरेंस पॉइंट 1 को ले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड में ये वाला रूल लगेगा, लेस देन 1 हम कितना पुट करेंगे, 1 माइनस एच, एच जब 0 लगेगा तो 1 प्लस 2 3 हो गया। राइट हैंड में ये वाला रूल लगेगा, ए इंटू 1 प्लस ए एक्स प्लस 1 था, ग्रेटर देन 1 में 1 प्लस एच पुट करेंगे, ये ए प्लस 1 ही बनेगा, ठीक है। दोनों बराबर होंगे, वहां से ए की वैल्यू क्या निकली, 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया है tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दूसरा ऑप्शन दिया है tan x प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, तीसरा ऑप्शन है माइनस tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, चौथा ऑप्शन है tan x प्लस सेक एक्स प्लस सी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? देखो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर दो, साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स है, इनको ज़रब है। ये डिनोमिनेटर फर्स्ट के लिए भी है, सेकंड के लिए। जब आप इसको फर्स्ट के नीचे रखोगे ना, साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, बचेगा 1/cos²x। 1/cos² होता है sec²x, ठीक है। और जब आप इसको रखोगे सेकंड के नीचे, cos² कैंसल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर होता है cosec²x, ठीक है। तो sec²x की इंटीग्रेशन होती है tan x, cosec² की माइनस cot x होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cot x। तो tan x प्लस cot x प्लस c, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को फर्स्ट और सेकंड दोनों के नीचे रखना है। फर्स्ट के नीचे कैंसल साइन साइन, रेसिप्रोकल ऑफ cos स्क्वायर sec स्क्वायर, दूसरे में cos स्क्वायर कैंसल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर इज cosec स्क्वायर, sec स्क्वायर की tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर की माइनस cot x होती है, तो माइनस यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस cot x हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, द रेट ऑफ change of area of a circle, the rate of change of area of a circle with respect to WRT, with respect to its radius, और is कॉमा r 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है 8 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, दूसरा है 6 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, फिर है कुछ 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमें देखना है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस देखना है ना, तो मतलब आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है वही किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करता है। तो पाई हमारा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r, तो ये बना 2 पाई आर, ठीक है। तो r की वैल्यू 3 दी हुई है हमको, r इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास dA/dr की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई इंटू 3, तो 6 पाई, ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, यहाँ काट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, सो 6 पाई इसका आंसर आएगा। कैसे करना था, एरिया ऑफ सर्कल था पाई आर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं, हमें उसका रेट ऑफ चेंज विद रेडियस देखना है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मतलब डेरिवेटिव करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो गया, आर की वैल्यू 3 दी हुई थी तो 6 पाई आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इन ट्राइंगल ABC which of the following is not true, which of the following is not true। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई गई है इस तरह से, ABC ट्राइंगल बनाई गई है, ये एरो इस तरह से रखा है, ये इस तरह से रखा है, और ये वाला इस तरह से रखा है। पहला ऑप्शन है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। तीसरा है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। चौथा है ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है अभी यहाँ पे। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो उनका सम थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो अपोजिट में होता है। तो यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ए सी के बराबर होगा, याद रखना, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनको चेक करेंगे। देखो, अगर हम पहले को चेक करेंगे ए बी प्लस बी सी, वो तो ए सी के बराबर होगा। देखो, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हल भी करूंगा। ए बी प्लस बी सी क्या आएगा? ए सी, ठीक है। अब सी ए जो है, सी ए होता है, सी ए और ए सी उल्टे होते हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सी ए ऐसे है, ए सी इधर के लिए है। सी ए को आप लिख सकते हो माइनस ए सी, तो वो तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये वाला तो ठीक है, ये नहीं आएगा, ये गलत नहीं है। ए बी प्लस बी सी होगा ए सी के बराबर, क्योंकि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका सम थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है अपोजिट डायरेक्शन में। सी ए को मैंने माइनस ए सी लिखा, क्योंकि सी ए की डायरेक्शन इधर के लिए है ना, तो ए सी उधर के लिए है, तो सी ए और ए सी की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लगा है। तो पहला ठीक है। दूसरा देखो, अब दूसरा है ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी क्या होता है? ए बी प्लस बी सी ए सी होता है। अब देखो, सी ए को क्या लिखेंगे? माइनस ए सी, क्योंकि सी ए और ए सी उल्टे होते हैं ना। ये बन गया हमारे पास 2ac, यहाँ से 0 था, 2ac वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये गलत आ रहा है, ऐसा नहीं है, ac 0 थोड़ी ना है। सो ये वाला ऑप्शन आएगा, यही ऑप्शन जो है गलत है। हमने दूसरे को पकड़ लिया, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आगे चेक भी करोगे अगर, तो देखो ए बी प्लस बी सी वो ए सी के बराबर आएगा, ए सी माइनस ए सी 0, वो भी ठीक है। उसके बाद इस वाले को अगर करोगे, ए बी माइनस सी बी को क्या लिखोगे? माइनस बी सी प्लस सी ए। तो ये बना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो पहला वाला ऑप्शन आ गया ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो दूसरा ऑप्शन ही गलत था। क्यों? दूसरे में ए बी प्लस बी सी आएगा ए सी के बराबर, सी ए को लिखेंगे माइनस ए सी। ये 2ac इज इक्वल टू 0 थोड़ी ना है। 2ac मतलब ए सी यहाँ से 0 निकलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर the magnitude of the vector a vector is equal to I cap plus j cap plus k cap is। पहला ऑप्शन है √5, दूसरा ऑप्शन है 2√3, तीसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है √3, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर सम, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3। सो तीसरा ऑप्शन सही है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? जो उसके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर और सम। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास।
let R be the relation in the set N, in the set N given by R is equal to AB such that A is equal to B minus 2, comma B is greater than 6. ठीक है, choose the correct answer. choose the correct answer. ए ऑप्शन है 2,4 बिलोंग्स टू आर, बी ऑप्शन है 3,8 बिलोंग्स टू आर, सी ऑप्शन है 6,8 बिलोंग्स टू आर, और डी ऑप्शन है 8,7 बिलोंग्स टू आर. तो देखो यहाँ पे इस रिलेशन में कौन से पेयर आ रहे हैं जिनका बी 6 से बड़ा होना चाहिए और ए जो है बी से 2 कम होना चाहिए. तो बी 6 से बड़ा इसमें है लेकिन ए जो है 2 इससे कम नहीं है. बी यहाँ पे 6 से बड़ा है और ए जो क्योंकि 8 है और ए जो है वो उससे 2 कम है. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स पहले हमने जो 2025 में रेगुलर वालों का पेपर हुआ था, मतलब 2024-25 सेशन माना जाएगा उसको, उसका सेट एक्स को सॉल्व करा. उसके बाद हमने करा अभी 2025 में जो प्राइवेट वालों का पेपर हुआ था. अभी 2024 का हम एक पेपर करेंगे, ठीक है, सेट एक्स 2024. मतलब ये 2023-24 का सेशन होगा. हाँ, सेट एक्स करेंगे 2024-25, मतलब वो 2025 में हुआ था. ये 2023-24 मतलब ये पेपर 24 में हुआ था. ठीक है, इसका सेट एक्स करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में इनडिटर्मिनेंट आगे डिटर्मिनेंट दी है 3 - 2 6 5, ठीक है, कमा कोफैक्टर ऑफ -2 इज, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है -6. तो -2 का कोफैक्टर निकालना है. तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जहां पर वो एलिमेंट है वो रो कॉलम छोड़ दो, आया 6, लेकिन उसकी पोजीशन का सम करना होता है. आड होगा तो माइनस लगाना है उसके साथ. तो 2 1 पोजीशन है, सम आएगा 3, तो -6 आएगा. सो डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए for a square matrix A, comma A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to dash dash dash. तो देखो ये थ्योरम होती है, मैंने बताया था. A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है. और आई उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए होगा. अगर 3x3 ऑर्डर का होगा तो आई भी 3x3 ऑर्डर का होगा. ये पहले भी अभी आया था. ठीक है. सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3, order of differential equation, order of differential equation दी है 1 +
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, बाहर से है उसमें 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या होता है, वो होता है जो उसके अंदर सबसे बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसका क्या ऑर्डर है। लेकिन उसमें पावर्स जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ 3/2 फ्रैक्शन में है पावर, तो इसको पहले ठीक करो। 3/2 इसको बाहर स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ से, तो 3/2 का 2 और वो जो स्क्वेयरिंग करेंगे वो हट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे आएगा 3। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 1/2 कट जाएगा, और यहाँ राइट साइड में हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कहीं पे फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो हमारे पास आर्डर होता है जो सबसे बड़े आर्डर वाला डेरिवेटिव है उसका क्या आर्डर है। यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे बड़े ऑर्डर वाला है तो 2 आएगा। और डिग्री होता है जो सबसे बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर उसकी पावर है 2 और कहीं तो है नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिग्री भी इस इक्वेशन की 2 ही आएगा, ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है डेरिवेटिव ऑफ e raised to power log sin x is, e raised to power log sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा। ए ऑप्शन है sin x, बी ऑप्शन है cos x, सी ऑप्शन है sec x, डी ऑप्शन है tan x। देखो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन कट जाते हैं ना, तो साइन बचेगा खाली, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of the function f of x is equal to 1 upon x minus 5 comma x is not equal to 5 is, इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। देखो आपको बताना है कि ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं। तो ये तो एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो है हमारा 5। क्यों, जब हम इसमें 5 डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब जगहों पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर आप चेक करोगे वो बराबर ही आएगी। जैसे लेफ्ट में यहाँ पे क्या डालेंगे हम, जैसे 5 पे अगर आप चेक करोगे तो 5 पे ये फंक्शन एक्चुअली डिफाइंड है नहीं, तो इसका पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी आएंगी, 1। क्यों क्यों आएगा, देखो अगर आप इसमें 5 डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो लेकिन यहाँ पे बोला भी है x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो अभी हम ज़रा इसको चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स माइनस 5, तो अभी अगर हम इसका लिमिट निकाल लेते हैं किसी भी पॉइंट ए पे, लिमिट एक्स अप्रोच ए, कोई पॉइंट इसकी डोमेन में है। ठीक है,
तो वहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड करेंगे पहले तो यहाँ पे आएगा a माइनस एच माइनस 5, तो 1/a-5 आएगा, ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू लगेगी 0। तो अगर हम इसी में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, a मतलब कोई सा पॉइंट हमने इसकी डोमेन में लिया हुआ है, इसकी डोमेन r-5 है, सभी रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है एक्सेप्ट 5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, फंक्शन 1/x-5 है, a पॉजिटिव में आप क्या करेंगे, a प्लस एच पुट करेंगे, a प्लस एच माइनस 5, तो h0 डालोगे ये भी a/5 ही आएगा, और फिर कोई पॉइंट a लोगे तो वहाँ पे भी a-5 ही आएगी वैल्यू। सो सभी पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस निकलेगा, इसका एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो है 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 5 पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड जो लिमिट बनेगी वो इन्फिनिटी तो नहीं बनेगी ना, तो इसका एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, वो 5, वो मैंने पहले ही बताया। बाकी आप लेफ्ट हैंड कोई पॉइंट ए लेंगे इसकी डोमेन में, वहाँ पे चेक करेंगे तो 1/a-5 ही आ रहा है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x² dx इज इक्वल टू e⁻x² डिवाइडेड बाय x प्लस c, ट्रू या फॉल्स। हमें यहाँ इंटीग्रेशन दिया है, इसका हमें बताना है ये सही है या गलत है। तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, देखो इंटीग्रल है x e⁻x² dx, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले छोटी सी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट x² इज इक्वल टू t। यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू आएगी रूट ऑफ t, क्योंकि ठीक है, बट x हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, x से dx की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। आप डेरिवेटिव करिए, यहाँ आएगा 2x और यहाँ dt बाई dx, x से dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2, dt बाई 2। तो i क्या बन जाएगा हमारे पास, et, और x से dx आएगा dt बाई 2, 1/2 बाहर निकलेगा, et की इंटीग्रेशन et प्लस c, t की वैल्यू बाहर लगा दो वापस, तो e⁻x², तो e⁻x² बाई x नहीं, e⁻x² बाई 2 आएगा, सो ये फॉल्स है। हाँ, अगर इधर 2 होगा तब सही होगा, ठीक है, बट यहाँ पे x है, तो हो सकता है कहीं गलती से ऐसा लिखा हो, अगर गलती से हो मतलब मैंने गलती से लिखा हो, नहीं तो अगर एग्जाम में ऐसे ही आया हो तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन आ रही है इस e⁻x² बाई 2। पहले हमने x² को t पुट करा, वहाँ से x dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2, 1/2 बाहर, et की इंटीग्रेशन et, t वैल्यू वापस डालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन f of x is equal to 3x plus 5 is increasing for dash dash dash। ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा ये हमें बताना है। फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो। पहले इसका डेरिवेटिव करो, वो आएगा 3x का 3 आएगा। अब ये इंक्रीजिंग कब होगा, मतलब कौन से इंटरवल में होगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो हमेशा कांस्टेंट है, तो वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, चाहे तुम x की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो ये मेरे को लगता है कि इज इंक्रीजिंग फॉर r आएगा, पूरे रियल लाइन पे इंक्रीजिंग ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है
ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ठीक है, जिस इंटरवल में वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पे तो जो डेरिवेटिव है वो तो कांस्टेंट निकला, वो तो सभी इंटरवल्स में ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो। एक तरीका होता है, ये रियल लाइन है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो यहाँ पे फंक्शन आएगा ना, जो डेरिवेटिव आएगा उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करके जो यहाँ पे रियल वैल्यू जो भी वैल्यूज़ बनेगी वो यहाँ पे प्लॉट करनी होती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे तो ये ज़ीरो के साथ इक्वेट ही नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे आता हमारे पास जैसे 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सॉल्व करके x की वैल्यू -1 आती, फिर आप यहाँ पे -1 लेते, फिर यहाँ दो इंटरवल्स बनते, देखते कौन से इंटरवल में वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, कौन से में लेस देन ज़ीरो है। बट यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो तो हमेशा ही हर इंटरवल में उतना ही रहेगा, 3 ही रहेगा, और ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मेरे हिसाब से ये इंक्रीजिंग पूरी रियल लाइन के ऊपर है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग फॉर और, तो इंक्रीजिंग में देखना होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव कौन से इंटरवल में ज़ीरो से बड़ा है। तो फंक्शन यहाँ कांस्टेंट है, चाहे इंटरवल कोई भी हो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? 1 0 0, दूसरा है 0 1 0, तीसरा है 0 0 1, और चौथा है हमारे पास 0 0 0। देखो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोई लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाती है उसका कॉस करना पड़ता है। अब एक्स एक्सिस अपने आप के साथ 0 एंगल बनाती है, वाई के साथ 90 बनाती है, और जेड के साथ भी कितना बनाती है? 90। तो कॉस 0 आएगा 1, कॉस 90 आएगा 0, कॉस 90 आएगा 0। सो 1 0 0 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आई केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप इज, यहाँ पहला ऑप्शन है 1/√14, दूसरा ऑप्शन है √14, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है 10। तो मैग्नीट्यूड देखना तो बहुत आसान काम होता है। मैग्नीट्यूड देखना है आई के प्लस 2j के प्लस 3k केप का, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर एंड सम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 9 4 13 1 14, √14 आएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिस फंक्शन का हमें ऑप्टिमल वैल्यू ढूंढना होता है इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, मतलब जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढना होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए आप देखेंगे समरी कौन से चैप्टर की, लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ पे आपको सारी, वहाँ पे जाके जितनी भी डेफिनेशंस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, सब याद करना है, ठीक है। एक नंबर के लिए कोई ना कोई आता है, ठीक है। तो
ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिस फंक्शन का हमें ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखना होता है, और उसके अंदर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कुछ लीनियर इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 3 पेपर्स को डिस्कस करा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ, बट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के लिए आते हैं। 10 क्वेश्चंस तो बहुत महत्वपूर्ण है, 10 मिनट में आप 10 नंबर ले सकते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 10 मिनट में 10 नंबर। बट किस प्रकार से हम इन मार्क्स को ले सकते हैं, आपको क्या काम करना है, हर यूनिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये नहीं बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया अब यही आएंगे, नो, बट कंसेप्ट्स वही आएंगे। ठीक है, तो आप हर यूनिट के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करके जाइए। सबसे आसान होता है ये वाली सेक्शन ए, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, और मुझे लगता है 10 मिनट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 3 पेपर्स इसमें सॉल्व करे हैं। एक 2024-25 रेगुलर वालों का पेपर, 2023-24 रेगुलर वालों का पेपर, और 2025 में जो अभी प्राइवेट वालों का पेपर हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, इस वीडियो को देखिए और यहाँ से आप एनालाइज करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आप देखोगे कि हर एक यूनिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर आता है, तो आपको हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ के पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।